हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीखों में बड़ा बदलाव। 14 फरवरी की जगह अब 20 फरवरी को होगी मतगणना। गुरु रविदास जयंती के चलते बदली गई तारीख। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक बस का किया उद्घाटन। केजरीवाल ने कहा, पहली इलेक्ट्रिक बस सड़क पर उतरी है, ये कई मायनों में है महत्वपूर्ण। पीएम सुरक्षा चूक मामले में पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा को मिली धमकी। संगठन ने धमकी भरे ऑडियो क्लिप किए जारी। बढ़ते संक्रमण के चलते यूपी सरकार सतर्क। गाजियाबाद में सीएम योगी ने किया अस्पताल का निरीक्षण। प्रेस वार्ता कर दी कोरोना को लेकर तैयारियों की जानकारी। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों को 14 फरवरी से बदलकर 20 फरवरी कर दिया गया है। चुनाव तारीखों में ये बदलाव गुरु रविदास जयंती के चलते किया गया है। अब पंजाब में 14 फरवरी को वोट नहीं पड़ेंगे, बल्कि 20 फरवरी को सभी 117 सीटों पर मतदान होगा। 25 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 1 फरवरी तक दावेदार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 16 फरवरी को श्री गुरु रविदास जी की जयंती के चलते पंजाब से लाखों श्रद्धालु गुरु के जन्म स्थान के दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के बनारस में जाते हैं। ऐसे में चुनाव टालने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग से अपील की थी। कहा था कि करीब 20 लाख आबादी को मतदान से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। पंजाब में चुनाव की तारीखें बदलने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस वार्ता की है। सिद्धू ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि हम पंजाब विधानसभा चुनाव को स्थगित करने के चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं अंशु बागला, जो कि फिरोजपुर ग्रामीण उम्मीदवार हैं, उनको लेकर कहा है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें कि अंशु बागला पहले आम आदमी पार्टी में थे। इस प्रेस वार्ता के दौरान सिद्धू ने आप पर भी हमला बोला है। पंजाब चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान करने जा रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद चंडीगढ़ में इसका ऐलान करने जा रहे हैं और मंगलवार देर शाम तक सीएम चेहरे का ऐलान हो जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम केजरीवाल ने चंडीगढ़ के मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक नंबर जारी किया था, जिसके जरिए केजरीवाल ने पंजाब की जनता से पंजाब का सीएम कौन बने इस बात का सुझाव मांगा था। सुझाव देने की समय सीमा आज तक यानी 17 जनवरी शाम 5 बजे तक दी गई थी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एनसीआर में बढ़ते केसों के लेकर दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में संक्रमण के अनियंत्रित होने के कारण हरियाणा के 3 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में सबसे ज़्यादा केस हैं। विज ने कहा है कि प्रदेश में 9000 केस हैं, इनमें से आधे से अधिक तीनों जिलों में है, जिससे संक्रमण दर बढ़ रहा है। और विज ने यह भी कहा है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण अनियंत्रित होने का प्रभाव हरियाणा में पड़ा है, लेकिन इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। राज्य में कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य इंतजाम है और मरीज चाहे दिल्ली से आए या फिर कहीं और से, हरियाणा में उसे पूरा उपचार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों का असर लमी क्षेत्र में पड़ा है और गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में संक्रमण दर बढ़ा है। तीसरी लहर से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपकरण और दवाएं प्रदेश में मौजूद हैं। उसमें से आधे से ज़्यादा तो गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत के हैं। दिल्ली के अनियंत्रित संक्रमण का हरियाणा पर बहुत प्रभाव पड़ता भी है और पड़ भी रहा है, लेकिन हम अपने प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार सब जगह पर स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम करके उनसे निपट रहे हैं। बॉर्डर पे इसको लेकर कोई सख्ती वगैरह भी की जाएगी? नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी तो हम लोगों को कोई भी है, मरीज है, चाहे वो दिल्ली का है चाहे हरियाणा का है, जो हमारे पास आता है हम उसका इलाज करते हैं।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पहली इलेक्ट्रिक बस सड़क पर उतरी है। ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। दिल्ली के परिवहन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है और इससे प्रदूषण पर लगाम लगेगी। इसके बाद 300 बस और कुछ वर्षों में 2000 इलेक्ट्रिक बस आएंगी। जब केजरीवाल ने पंजाब के सीएम के लिए सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि कल 12 बजे तक पंजाब में सीएम का चेहरा कौन होगा, इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। अनिल विज ने कोरोना के लिए दिल्ली को जिम्मेदार ठहराया है। इस बात को लेकर भी सीएम केजरीवाल ने कहा है कि आरोप प्रत्यारोप से बीमारी खत्म नहीं होगी। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं और देश में कहीं भी कोरोना है तो अच्छी बात है और हरियाणा में कोरोना है या दिल्ली में कोरोना है तो ये अच्छी बात नहीं है। हरियाणा जिम्मेदार है, पूरा देश अपना है। पूरे देश में कहीं भी कोरोना है तो कोरोना खत्म होना चाहिए। दिल्ली में कोरोना है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, हरियाणा में कोरोना है ये कोई अच्छी बात नहीं है, तो ये आरोप प्रत्यारोप अच्छी बात नहीं है। जी, पंजाब में आपने लोगों से राय मांगी थी, सीएम का चेहरा आपको अनाउंस करना है। वो बताएंगे बाद में, मैंने बताया अभी दिल्ली से संबंधित कल बताएंगे वो। कल बताएंगे। सर, कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। पंजाब के सीएम चेहरे का कल 12 बजे ऐलान किया जाएगा। बस के रिगार्डिंग अगर कोई सवाल है आपके? दिल्ली में एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्या जानते हैं? किस बारे में? कोविड के जो कोविड आज काफी कम केसेस आए हैं। आज शाम को जो बुलेटिन आएगा उसमें लगभग 12-13 हजार केसेस हैं। तो केसेस ऐसा लगता है, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि अब केसेस कम हो रहे हैं और केसेस आगे कम होने चाहिए। गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल और पी चिदम्बरम भिड़ गए हैं। पूर्व मंत्री और पी चिदम्बरम ने दावा किया है कि गोवा में आम आदमी पार्टी सिर्फ वोट काटेगी और इस पर दिल्ली के सीएम और आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा है। केजरीवाल ने चिदम्बरम को यह तंज लिखा है कि सर रोना बंद कीजिए। गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को एक चरण में वोटिंग होनी है और आम आदमी पार्टी पहली बार गोवा में भी चुनाव लड़ रही है। पी चिदम्बरम ने लिखा था कि मेरा आकलन है कि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस गोवा में गैर बीजेपी वोट को केवल खंडित करेगा। अरविंद केजरीवाल द्वारा पुष्टि की गई है और गोवा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच। चिदम्बरम ने आगे लिखा है कि जो लोग शासन बदलना चाहते हैं वो 10 साल के कुशासन के बाद वे कांग्रेस को वोट देंगे। जो चाहते हैं कि शासन जारी रहे वे बीजेपी को वोट देंगे। गोवा में मतदाता के सामने चुनाव साफ और स्पष्ट है। आप व्यवस्था बदलना चाहते हैं या नहीं? पूर्व वित्त मंत्री ने आगे लिखा है कि मैं गोवा के मतदाताओं से सत्ता परिवर्तन के लिए वोट करने और कांग्रेस को वोट देने की अपील करता हूं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के संतोष हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारी का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि यूपी में कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में है और भारत सरकार ने सबको वैक्सीन उपलब्ध कराई है। जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है वो कोरोना से जंग में योद्धा हैं। जिन्होंने किन्हीं कारणों से वैक्सीन नहीं लगवाई है तुरंत लगवा लें। और दूसरी लहर में ऑक्सीजन का संकट देखने को मिला था और भारत सरकार ने स्पेशल ट्रेन के जरिए लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया था। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए गए हैं। कोरोना प्रबंधन के लिए उसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। भारत के कोरोना प्रबंधन को दुनिया ने स्वीकार किया है और भारत के कोरोना प्रबंधन की सर्वत्र न केवल चर्चा हुई है बल्कि हर एक जगह उसको सराहा भी गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को कोरोना बुलेटिन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जानकारी साझा की है। सत्येंद्र जैन ने बताया है कि आज राजधानी में 14-15 हजार संक्रमण के नए मामले आ सकते हैं, जो कि कल से बहुत कम होंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली में
टीकाकरण के हालात के बारे में भी जानकारी दी है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में अब तक टीके के कुल 2.85 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। दिल्ली में 100% समर्थ जनसंख्या को कोरोना टीके की पहली डोज लग चुकी है। वहीं 80% लोगों को दूसरी डोज लगी है। साथ ही 1.28 लाख लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है। आज वैक्सीनेशन भी पूरा 1 साल हुआ है, तो वैक्सीनेशन का डाटा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। दिल्ली में कुल मिलाकर 2 करोड़ 85 लाख डोजेज लगाई गई हैं लोगों को। फर्स्ट डोज जो एलिजिबल थे 100% लोगों को लगाई जा चुकी है। सेकेंड डोज 80% लोगों को लगाई जा चुकी है। और जो प्रिकॉशनरी डोज है वो 1,28,000 लोगों को लगाई जा चुकी है, जिसमें 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो 35,000 है, फ्रंटलाइन वर्कर 60,000 हैं और हेल्थ केयर वर्कर 32,000 है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि सभी किसानों को सिंचाई के मुक्त बिजली और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। राजधानी लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सीएम ने कहा है कि किसानों के लिए बीमा और पेंशन का भी इंतजाम किया जाएगा। इस ऐलान से पहले अखिलेश ने अन्न, गेहूं और चावल हाथ में लेकर संकल्प लेकर बीजेपी को हटाने की किसानों से अपील की है। उन्होंने कहा है, हम सभी संकल्प लेते हैं कि किसानों पर अन्याय करने वालों को हराएंगे और हटाएंगे। सपा नेता ने कहा है कि सपा अपने घोषणा पत्र में सभी फसलों के लिए एमएसपी और गन्ना किसानों को 15 दिन के भुगतान सुनिश्चित करेगी। अखिलेश ने कहा है 300 यूनिट फ्री बिजली देने का संकल्प पूरा करेंगे और ब्याज मुक्त लोन और बीमा भी किसानों को देंगे। इसको हम कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम घोषणा पत्र में देंगे। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र घोषित किए जाने के बाद सपा अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बड़ौद विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी केपी मलिक ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन कर दिया है। आपको बता दें, और नामांकन करने के बाद केपी मलिक ने जनता के आशीर्वाद से जीतने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस बार तो गठबंधन ही है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन को हराकर सांसद चुने गए हैं। आपको बता दें कि केपी मलिक ने कहा है कि संगठन के शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने दोबारा मौका दिया है और मुझ पर विश्वास किया है। पिछले दिनों जो जिम्मेदारी जनता से हमें सौंपी थी और जनता ने विश्वास किया था, साथ ही उसको पूर्ण करने का काम किया आदरणीय योगी जी और मोदी जी ने प्यार जनता को दिया है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं मैं अपने संगठन के शीर्ष नेताओं का, जिन्होंने दोबारा मुझे ये मौका दिया, मेरे पर विश्वास किया। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, पिछले दिनों जो जिम्मेदारी जनता ने हमें सौंपी थी और जनता ने हम पे विश्वास किया था, उसको हमने पूर्ण करने का काम किया। आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने एक बड़ा स्नेह और प्यार इस जनता को दिया। मुझे नहीं लगता कि इस संबंध में कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो गठबंधन है। लोकसभा में तो महागठबंधन था, उस महागठबंधन के भी आपने परिणाम आपके सामने है कि हमारा सांसद जी दिल्ली में उपस्थित है। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बुलंदशहर में पर्चा दाखिल करने पूर्व मंत्री और प्रत्याशी अनिल शर्मा नामांकन स्थल पहुंचे हैं और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। आपको बता दें कि अनिल शर्मा शिकारपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं। असम राज्य के सोनीतपुर जिला के अधीन डेकियाजुली शहर में श्री सूर्य षष्ठी पूजा समिति प्रांगण में नवनिर्मित सूर्य मंदिर का उद्घाटन किया। मंत्री अशोक सिंघल, मंत्री सिंघल के साथ उनके पुत्र विवेक सिंघल ने भी मंदिर ने अपने पिता के साथ पूजा अर्चना की। इस अवसर पर इस समिति के अध्यक्ष रामविलास जायसवाल ने मंत्री सिंघल का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके सहयोग के कारण आज असम का दूसरा सूर्य मंदिर डेकियाजुली में निर्माण हुआ है। इस अवसर पर हिंदी भाषा विकास परिषद के अध्यक्ष जुगल किशोर पांडे ने भी मंत्री अशोक सिंघल का आभार व्यक्त किया है।
जो आभारी हैं, उनको इतना भव्य मंदिर बना है, उसे पूरा जनता खुश है। इतना बढ़िया प्रोग्राम जो हुआ है, साथ दिए हैं, बहुत आभारी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। डेली पूजा होगा, लास्ट में 23 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगा। अच्छा, देखा कि आप लोगों ने कोविड नियमों का पूरा पालन किया है? पूरा पालन। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की चेयरपर्सन और पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी मिली है। ये धमकी उन्हें सिख फॉर जस्टिस की तरफ से मिली है और इस संगठन ने धमकी भरे ऑडियो क्लिप जारी किए हैं। धमकी में कहा गया है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और सिखों में से किसी एक को चुनना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को इस मामले में धमकी भरे कॉल आए थे और वकीलों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक के मामलों से दूर रहने को कहा गया था। आपको बता दें कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए कमेटी का ऐलान किया था। ये पंजाब सदस्यीय कमेटी पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित की गई है। जहां देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आर्थिक नगरी मुंबई में अब कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आ रही है। दिल्ली में रविवार को 18,286 कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि शनिवार को यहां 20,718 नए मामले सामने आए थे। वहीं रविवार को पॉजिटिविटी रेट 27.87% रही है, जबकि शनिवार को यह 30.64% थी। वहीं मुंबई में भी रविवार को कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। यहां बीते दिन 7,895 नए मामले सामने आए हैं और 11 मरीजों की मौत हुई है, जबकि शनिवार को यहां 10,661 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मुंबई में 57,534 टेस्ट के साथ पॉजिटिविटी रेट गिरकर 13% हो गई है। अधिकारियों ने कहा है कि शहर में कोरोना पीक पर है और अब मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। भारत का नाम रोशन करने में देश की बेटियां सबसे आगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही भारत की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतकर देश का झंडा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फहराया था। अब मिसेज वर्ल्ड 2022 का ऐलान हो चुका है। अमेरिका की सेलिन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का टाइटल अपने नाम किया है, लेकिन इस प्रतियोगिता में भारत की नवदीप कौर ने भी कड़ी टक्कर दी है। उन्होंने टॉप 15 में जगह बनाई है और बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का खिताब अपने नाम किया है। नवदीप कौर की यह जीत उनके लिए और भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। नवदीप और उनके कॉस्ट्यूम की इतनी चर्चा हो रही है कि नवदीप कौर ने कंपटीशन में कुंडलिनी चक्र से प्रेरित आउटफिट पहना था। यह कलेक्शन इंसान के शरीर से मौजूद चक्रों के बीच संचार होने वाली ऊर्जा को दर्शाता है और जो पैर से लेकर रीढ़ तक और फिर दिमाग तक संचारित होता है। और सोशल मीडिया पर काफ़ी तस्वीरें उनकी शेयर हो रही हैं और सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी तस्वीरें देखी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठन लश्कर-ए-मुस्तफ़ा ने बिहार से हथियार खरीदे थे। ये पूरे तरीके से साफ हो गया है। हथियार हरियाणा और पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर में लाए गए थे। इस बात का खुलासा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के आरोप पत्र में किया गया है। लश्कर-ए-मुस्तफ़ा का मकसद जम्मू कश्मीर विशेषकर जम्मू संभाग में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना था। 4 आतंकी, जिनमें मोहम्मद अरमान अली और मोहम्मद एहसानुल्लाह उर्फ गुड्डू अंसारी, इमरान अहमद हजाम और इरफान अहमद डार शामिल हैं। इन सभी ने पूरा षड्यंत्र रचा और बिहार से हथियार से खरीदकर जम्मू कश्मीर तक पहुंचाए गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू के विशेष कोर्ट में यह आरोप पत्र दायर किया है और बाद में 2 मार्च 2021 को एनआईए ने इस मामले को फिर से दर्ज किया है। इन 4 आतंकियों में अली और एहसानुल्लाह बिहार सारण जिले के रहने वाले हैं, जबकि इमरान और इरफान कश्मीर के जिला अनंतनाग के रहने वाले हैं।
राजस्थान के झुंझुनू के सुनील जाखड़ 26 जनवरी से शुरू होने जा रही फेंसिंग वर्ल्ड कप में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। सुनील जाखड़ इससे पहले नेशनल चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। गांव सुनारी निवासी सुनील जाखड़ का भारतीय टीम में चयन हुआ है और 26 जनवरी को दोहा कतर में होने वाले फेंसिंग वर्ल्ड कप में वे हिस्सा लेने वाले हैं। बेटे के चयन पर परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। फिलहाल वह भारतीय सेना की राजपुताना राइफल में तैनात हैं और इंटरनेशनल कंपटीशन में खेलने के लिए उन्होंने पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस की है। उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में पिछले 1 महीने से ठंड का कहर जारी है। हाल ही के दिनों में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम खत्म नहीं हुआ है। लोग कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों पहले बारिश हुई जिसमें लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब इस हफ्ते फिर से राजधानी में बारिश हो सकती है और बारिश की वजह से दिल्ली वासियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है जबकि अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इस हफ्ते के आखिरी दिनों में राजधानी में फिर से बारिश हो सकती है और इस हफ्ते के आखिरी दिनों में राजधानी में फिर से बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 21 जनवरी को बारिश की संभावना है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार फिर ठिठुरन के बढ़ने की संभावना और अधिक हो सकती है। देश में कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,58,089 मामले सामने आए हैं और दैनिक मामलों में 4% की कमी दर्ज की गई है। देश में कोरोना के 2,71,202 मामले सामने आए थे। साथ ही देश में सक्रिय मामले बढ़कर 16,56,341 हो गए हैं जबकि एक दिन पहले देश में 15,50,377 ही हैं एक्टिव केस थे और देश में एक्टिव केस फिलहाल कुल मामलों का 4.43% है जबकि रिकवरी रेट घटकर 94.27% हो गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 1,51,740 लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं जिसके बाद ठीक होने वाले कुल लोगों की संख्या बढ़कर 3,52,37,461 तक पहुंच गई है और डेली पॉजिटिविटी रेट 19.65% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 14.41 है। पाकिस्तान के एक पायलट ने रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद से एक विमान को इस्लामाबाद लाने से इनकार कर दिया है। पायलट का कहना है कि उसकी ड्यूटी टाइमिंग खत्म हो गई है इसलिए वो प्लेन नहीं उड़ाएगा। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट ने विमान को यात्रा के बीच में ही उड़ाने से इनकार कर दिया जिसके बाद विमान में सवार यात्री भड़क गए और उन्होंने विरोध में कहा है कि वो विमान से नहीं उतरेंगे। PIA प्रशासन ने बताया है कि PK-9754 ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद से उड़ान भरी लेकिन खराब मौसम के कारण दम्मन में उतर गया। फ्लाइट के कप्तान ने अब विमान को इस्लामाबाद ले जाने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि उसकी ड्यूटी का समय खत्म हो गया है और कप्तान की इस बात से चिढ़कर यात्रियों ने विरोध में विमान से उतरने से इनकार कर दिया। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बुलानी पड़ी और PIA के प्रवक्ता ने कहा है कि फ्लाइट की सुरक्षा के लिए उड़ान भरने से पहले पायलटों के लिए उचित आराम करना आवश्यक है इसलिए इसी हिसाब से व्यवस्था की गई थी। उन्होंने कहा है कि यात्री रविवार रात 11 बजे इस्लामाबाद उतर जाएंगे। अफगानिस्तान के प्रैक्टिया प्रांत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल इस वीडियो में तालिबानियों का गैंग एक संगीतकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बीच चौराहे पर जला रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि संगीतकार अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जलता देख रो रहा है तो वहीं कुछ लोग संगीतकार पर हंस रहे हैं तो कोई वीडियो बना रहा है। घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल
हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था और इसके बाद से ही तालिबान कई चीज़ों पर प्रतिबंध लगा रहा है। तालिबान ने अपने बयान में कहा है, अफगानिस्तान के लोगों को तालिबान से कोई खतरा नहीं होगा। ऐसे वादे करने के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार। हर पल आपके साथ।